हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। और देखिए, इससे पहले जब हमने मनोविज्ञान की बात की थी तो हमारे साइकोलॉजी ए टू जेड वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था मनोविज्ञान का परिचय। उसके बाद हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का क्रमिक विकास। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध। ठीक है। हम हर चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम टाइम में, लास्ट टाइम में हमें रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और जबकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अक्सर वो हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जब भी हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है उसका जो पहला चैप्टर होता है वो होता है विकास एवं अभिवृद्धि। ठीक है। उसके बाद अधिगम होता है, फिर बुद्धि व्यक्तित्व होता है, फिर उसके बाद एनसीएफ और वो वाला चैप्टर हो जाता है, समायोजन हो जाता है। तो कभी क्या होता है कि ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध क्या है? तो देखिए, संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है कौन-सा शब्द? शिक्षा शब्द। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, अर्थात सीखने-सिखाने की क्रिया को क्या कहेंगे हम? प्रचलित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक बात बताइए आप कि सीखने की और सिखाने की क्रिया किन-के बीच में होती है? ठीक है। देखिए, अगर हम वास्तविक अर्थों में इस चीज़ को जानें और हम बहुत पीछे जाएँ, हमारे वैदिक में प्रचलित चीज़ों में जाएँ, तो देखिए एक गुरु और शिष्य के रूप में जानी जाती है। ठीक है। और आज के दिनों में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में जाना जाता है। सीखने व सिखाने की प्रतिक्रिया से मतलब ये है कि भई टीचर को जो ज्ञान होता है और बच्चे को जो ज्ञान नहीं होता है, टीचर वह ज्ञान बच्चे को देकर उसके जीवन में से अंधकार रूपी हटाकर प्रकाश की ओर से देता है। ठीक है? यानी कि अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बच्चे को अग्रसर करता है। ठीक है? ये हुआ हमारा अर्थ शिक्षा का। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करें तो एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है। अब एजुकेशन जो शब्द है वह किससे बना है? तो वह हमारे एजुकेटम शब्द से बना है। किससे? एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द का मतलब है ई वर्ग का अर्थ अंदर से और ड्यूको शब्द का अर्थ है बाहर से। अगर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि अर्थात शिक्षा द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना क्या कहलाएगा? शिक्षा कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा? हमारी शिक्षा कहलाएगा। कि यानी कि बच्चे के अंदर जो भी क्षमताएं हैं, टीचर अपनी किसी भी तरीके से अगर उन क्षमताओं को बाहर निकाल कर और बच्चों की उज्ज्वलता की ओर अगर प्रगति कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी शिक्षा कहलाएगी। ठीक है। देखिए, ऐसे अगर इसको समझने बैठें तो एजुकेशन के भी अपने आप में बहुत अलग अर्थ होते हैं। जैसे अपन बात करें, ई मतलब इफेक्टिव होता है, डी मतलब डिसिप्लिन होता है, यू मतलब यूटिलाइजेशंस होता है, सी मतलब कल्चर एंड कैरेक्टर होता है, ए मतलब एक्टिव होता है, टी मतलब ट्रेंड होता है, आई मतलब इंस्ट्रक्शन होता है, ओ मतलब आउटलुक होता है, एन मतलब नैरोलेस होता है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ना तो कभी पूछी गई हैं आज तक जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें, और ना शायद कभी पूछी जाएँगी। ठीक है? तो इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा ना करके अपन अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है उसको संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण में कैसे समझा जा सकता है। तो देखिए, संकुचित अपने आप में ही जब संकुचित एक शब्द है कि भैया संकुचित। संकुचित मतलब होता है, जैसे हमने आप वृद्धि एवं विकास पढ़ते हैं। तो जो वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा संकुचित होता है, जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। व्यापक क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे जो चारों पक्ष होते हैं वो चारों पक्षों के विकास को एक साथ लेके चलता है। विकास आजीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि एक समय बाद में रुक जाती है। ठीक है? यानी कि अगर माने तो अपन 18-12 साल बाद में 80% और उसके बाद में 12 साल बाद 18% और मतलब जब अपन 18 साल के हो जाते हैं तो अभिवृद्धि एकदम से रुक जाती है। तो क्या हुआ? उसका क्षेत्र कैसा हुआ? संकुचित हुआ। ठीक है? यानी कि एक टाइम बाद में वो रुक गया। जबकि व्यापक क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है सर्वांगीण विकास और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है? हम एक-एक शब्दों को ढंग ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ रखा गया है ज्ञानात्मक को और यहाँ रखा गया है व्यावहारिक पक्ष, यानी कि हमारे भावात्मक और क्रियात्मक को। ठीक है? तो अब मेरी बात समझिए। बात करें ज्ञानात्मक की, तो जब हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी तो ब्लूम ने बताया था कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक क्या होता है? किसी भी चीज़ का ज्ञान, और किसी चीज़ का मात्र हमें ज्ञान है, ना हमने उसका बोध किया है और ना हमने उसका हमारा जीवन में प्रयोग किया है, ना हमने उससे अनुभव ग्रहण किए हैं, तो कहीं न कहीं उसका क्षेत्र वो है, वो
क्या हुआ है, ओनली हमने क्या रखा, सीमित रखा, ठीक है। तो वो ज्ञान किस में जाएगा, संकुचित में जाएगा। जबकि जब भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं तो वह किस में जाते हैं, हमारे व्यापक में जाते हैं। औपचारिक मतलब क्या होता है कि जो हमारे क्लास में जो टेस्ट होता है वो एक औपचारिक है। सब निश्चित होता है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, उस चैप्टर को ढंग से याद कर लेता है। तो ये जो बात हुई ये है हमारी औपचारिक, ठीक है। औपचारिक मतलब होता है एक नियंत्रित रहकर, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित चीज़ों का नियंत्रित कर कर जो बच्चों का टेस्ट किया जाता है वो क्या होता है, हमारा औपचारिक। जबकि हम बात करें फ्रेंड्स व्यापक की, तो देखिए व्यापक के लिए कोई क्षेत्र निश्चित नहीं होता। वह बच्चे का खेल के मैदान में भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। वह बच्चे का उसके परिवेश में भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि टीचर कई बार बच्चे को, जैसे आप देखिए स्कूल में डायरीज देते हैं, उसमें पूछते हैं कि भाई बच्चे ने घर पे कैसा व्यवहार किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या डिपेंड करती हैं कि वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं ये दर्शाती हैं कि बच्चों का जो अवलोकन हो रहा है वो अनौपचारिक रूप से हो रहा है। वो चाहे खेल के मैदान में हो रहा हो उसका, चाहे उसके घर में हो रहा हो उसका, वह कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम व्यापक, ठीक है। संकुचित और व्यापक के अर्थ को थोड़ा-सा याद रखना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि हमें उदाहरण के तौर पे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर हमें ऑप्शन में दे दिया जाए कि ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है या व्यापक अर्थ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम शिक्षा की परिभाषाओं की, ठीक है। तो शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा का सबसे पहले किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। और मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध अलग रूप से कब प्रस्तावित हुआ था? तो 1920 के बाद में चला, ठीक है। उससे पहले जब मनोविज्ञान था वह हमारे व्यवहार के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। और आज जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए प्रयोगात्मक विज्ञान है, शरीर शास्त्रीय विज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रबंध मनोवैज्ञानिक, अभियांत्रिक मनोविज्ञान। ऐसे तो देखो कोई अंत नहीं है, मनोविज्ञान का कोई अंत नहीं है, भाई कितनी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम शिक्षा की ही बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे शिक्षा की कुछ परिभाषाओं की। तो देखिए सीटेट के एग्ज़ाम की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जब कभी भी हम आर रीट या ऐसी परीक्षा देते हैं, आर टेट देते हैं या रीट देते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे शिक्षा का क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो शिक्षा, तो सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा बताइए गांधी जी ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है, ठीक है। देखिए ट्रिक अपनी अपनी होती है, नाम मेरे बताने से हो सकता है सिर्फ आपको एक शब्द याद रह जाए, तो मैंने इसको जिस ट्रिक से याद किया है उसकी अपन बात एक बार। तो शिक्षा से अभिप्राय, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारे गांधी जी थे वो कभी भी क्या नहीं पहनते थे, शरीर पर कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। क्या नहीं पहनते थे, शरीर पर कपड़े। तो उनका क्या दिखता था, शरीर दिखता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि गांधी जी ने शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से, ठीक है। उसके बाद बात करें हम दूसरे परिभाषाओं, उसके बाद बात करते हैं प्लूटो की। क्या कहते हैं प्लूटो? प्लूटो कहते हैं कि शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया मानना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए प्लूटो मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर रहने के लिए व्यक्ति कैसा होना चाहिए? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से सही होना चाहिए और बुद्धि से तेज होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? बुद्धि से तेज होना चाहिए, इतना हम याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सिंपल परिभाषा आपके सामने है, अगर आपको सीधे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रिक से याद करें तो पृथ्वी पर रहने के लिए इंसान को कैसा होना चाहिए? भाई शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए तथा बौद्धिक विकास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम जेम्स ट्रेवर की, ठीक है। क्या कहते हैं जेम्स ट्रेवर? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक का ज्ञान, चरित्र व व्यवहार को ढाला एवं परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ढाला एवं परिवर्तित से मतलब है कि ड्राइवर क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को ढाल सकता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को मोड़ सकता है। तो रिलेट करने के लिए हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सबका याद करने का तरीका अलग अलग होता है। आप इसको कैसे याद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम जॉन लॉक की। क्या कहते हैं जॉन लॉक? आइए, जॉन लॉक कहते हैं कि जिस प्रकार से
फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। देखिए, समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये मात्र परिभाषाएँ हैं, ये आपको जैसे याद रही आप इसको वैसे याद कीजिए, ठीक है? अब जॉन लॉक की बात करें, तो लॉक क्या होता है? ताला। और ताला लोग कब लगाते हैं घर पे? जब आप गाँव में देखिए, जैसे ही सरसों निकल के आती है, कपास निकल के आती है, तो लोग क्या करते हैं? अपने घरों के आगे क्या लगा लेते हैं? ताला लगा देते हैं। यानी कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। उसके बाद बात करें फ्रॉबेल की। फ्रॉबेल क्या कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। देखिए, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप खुद याद कीजिएगा, ठीक है? बाकी देखिए, और भी जो मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने भी शिक्षा को काफ़ी समझाया है, जैसे पेस्टालोजी हैं, कॉल्सेनिक हैं, जॉन लॉक हैं, विवेकानंद हैं, ठीक है? काफ़ी ने, लेकिन हमने वहीं यहीं पे वो ही पढ़ी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद बात करें हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं की, ठीक है? मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बात करने से पहले हम एक बार वापस से मनोविज्ञान को समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है और मनोविज्ञान का कौन-कौन सा इसके क्रमिक विकास किस-किस चीज़ों से हुआ है। चलिए बात करें। सबसे पहले हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? साइकोलॉजी इंग्लिश है जो इसका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन शब्द है साइकोलॉजी। इसकी उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लोगोस, यानी कि आत्मा का अध्ययन, ठीक है? लेकिन सबसे पहले इसको आत्मा का अध्ययन माना गया, जो कि अस्पष्ट रूप से गलत माना गया, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद में इसको माना गया मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, लेकिन इसको भी ज़्यादा स्पष्टता नहीं मिली, इसलिए यह भी नहीं हुआ। उसके बाद इसको कहा गया चेतना, ठीक है? तो चेतना की भी कहीं न कहीं अवहेलना हुई, चेतना शब्द को अच्छा शब्द भी नहीं बताया कहीं न कहीं साइकोलॉजी के लिए, ठीक है? और उसके बाद में इसको कहा गया व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है? तो अगर अपन बात करें कि आज के समय में मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है? इतनी बात होगी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। और इसको किसने अलग किया दर्शन शास्त्र से? इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया हमारे विलियम जेम्स ने। कैसे याद रखेंगे? अलग करना, हम अपन जब छोटे थे तो जेम्स काफ़ी कलर्स की होती हैं, येलो, ऑरेंज, तो हम क्या करते थे कि अलग-अलग कलर के जेम्स कर लो, जेम्स को अलग-अलग कलरों में बाँट लो, ठीक है? तो वो बताओ कैसे याद रखेंगे कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। विलियम जेम्स ने इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया मनोविज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान का शिक्षा के संबंध, यानी कि प्रथम शैक्षिक जो मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है, वो हमारे थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक हमारे व्यवहारवादी हैं। 1920 में उन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान के रूप में स्पष्ट रूप से किया था, ठीक है? समझ में आ गई? ये चीज़ हमने इससे पहले वाले वीडियो में सारी पढ़ चुकी है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं की, ठीक है? देखिए, मनोविज्ञान की परिभाषाओं की कोई ट्रिक नहीं है, आप इनको याद कीजिए। हो सकता है कि आप इनको शब्दों से याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी रख पाओ तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि 1% परिभाषा से आएगा, उसके लिए आप 50 परिभाषा याद करो, वो आपके ऊपर। लेकिन मेन जो परिभाषा है वो आप एक बार देख लेना, मैंने मेन ही लिखी है, उसके अलावा मैंने लिखी भी नहीं है। सबसे पहले अपन बात करें बोरिंग की। क्या कहते हैं बोरिंग? बोरिंग कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। जहाँ प्रकृति शब्द आ गया तो देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिए, प्रकृति पे जाइए। प्रकृति हमारा नेचर है ना? और नेचर का क्या होती है? नेचर में क्या होती है? बोरिंग होती है ना? लोग पानी किससे देते हैं? कुओं से देते हैं। कुओं में क्या करवानी पड़ती है? बोरिंग। तो बोरिंग प्रकृति, बोरिंग को प्रकृति से रिलेट कर लेंगे अपन। उसके बाद क्या हुई? गौरीसट, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। प्रत्यक्ष को कैसे याद रखेंगे कि गिरगिट क्या होता है? गिरगिट अपने सामने एकदम से प्रत्यक्ष रूप से रंग बदलता है, जबकि लोग तो पीछे से रंग बदलते हैं, लेकिन गिरगिट क्या होता है? गिरगिट प्रत्यक्ष। गिरगिट, दो चीज याद रख लो, गिरगिट प्रत्यक्ष, गिरगिट प्रत्यक्ष, गिरगिट प्रत्यक्ष, बोरिंग प्रकृति, गिरगिट प्रत्यक्ष, ठीक है? उसके बाद में बात करेंगे अपन स्किनर की। मानव मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है? व्यवहार और अनुभव का, ठीक है? उसके बाद बात करें वॉटसन की, तो वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? धनात्मक विज्ञान है, ठीक है?
मैकडूगल। मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, जबकि जेम्स कहते हैं मनोविज्ञान चेतना का विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्यवस्था है, और फ्राइड कहते हैं अचेतन का विज्ञान है। देखिए, चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये तो तीन जहाँ भी आ जाए ना, वहीं आंख बंद करके आपको फ्राइड को चुनना है। ठीक है, ये तो क्या है, इसके यहाँ तो अपन को फ्राइड को चुनना ही है। उसके अलावा जो अपनी परिभाषाएं हैं, जो मनोविज्ञान की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, वो हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, काफ़ी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम उन्हीं को याद रखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक मैंने आपको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, हमारे थॉर्नडाइक है। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। कहाँ की थी, लिपिंजिक नामक स्थान पे की थी। विलियम जेम्स ने क्या किया था, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में अलग किया था। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, छोटा छोटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जल्दी इसको अपन खत्म करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेरक संप्रदाय की। कौन थे प्रेरक संप्रदाय, हमारे विलियम मैकडूगल। ठीक है, कौन थे, विलियम मैकडूगल। ठीक है, क्या कहते हैं, विलियम मैकडूगल ने किसको महत्व दिया, इन्होंने आत्मसम्मान को महत्व दिया था, जबकि इनका कहना था कि कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इस संप्रदाय को प्रयोजनवादी भी माना गया। ठीक है, किसको, इसका मानना था कि कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं पर इस संप्रदाय को प्रयोजनवादी भी माना गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम प्रक्रियावाद की, तो प्रक्रियावाद संप्रदाय क्या कहते हैं, वो थे हमारे जॉन डेवी, विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के थे। ये जो थे, इनका कहीं ना कहीं सिलेबस से संबंधित थे। ठीक है, प्रक्रियावाद संप्रदाय की बात करेंगे तो देखिए क्या कहते हैं हमारे प्रक्रियावाद संप्रदाय, ये कहते हैं जॉन डेवी, विलियम जेम्स, एंजेला, अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और इनका जो संबंध था वो पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देना था। ठीक है, पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देना था, और बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसने किया था, तो किसने किया था, हमारे बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले किसने किया, हमारे प्रक्रियावादियों ने किया। ठीक है, इतनी बात होगी। उसके बाद बात करेंगे हम हमारे संरचनावादी की। ठीक है, तो हमारे संरचनावादी संप्रदाय कौन है, विलियम वुंट और ईबी टिचनर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मानसिक चेतना व मन के तत्वों को, ठीक है, उन्होंने मानसिक चेतना व मन के तत्वों का विवेचन किया था, वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल दिया था, और अंतर्देशन विधियों पर जोर दिया था, और इसमें टिचनर ने, इस पर विशेष बल किसने दिया, टिचनर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारे साहचर्यवाद की। देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं, और लास्ट टाइम में रिवीजन के रूप में बहुत अच्छे रहेंगे ये। साहचर्यवादी कौन है, तो हमारे जॉन लॉक, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, विचारधारा एवं स्मृति को महत्व दिया गया था। ठीक है, किसको, विचारधारा एवं स्मृति को महत्व दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हमारे मनोविश्लेषणवाद की, जो कि हमारे सिगमंड फ्राइड है। देखिए, जब भी मनोविश्लेषणवाद की बात आए, चेतना, अचेतन, अचेतन की बात आए, तो हमें आंख बंद करके हमेशा किसको चुनना है, सिगमंड फ्राइड को चुनना है। और सिगमंड फ्राइड जो है वो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, प्रेरक कौन थे, प्रेरक तो वो थे जो ये मानते थे, यानी कि पैसे प्रेरक, पैसे प्रेरणा, कि व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य को करता है। ठीक है, प्राकार्यवाद मतलब क्रिया करना, क्रिया करने के लिए मतलब पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल। संरचनावादी थे विलियम वुंट और टिचनर, जो मानसिक चेतना व मन के तत्वों का विवेचन करते हैं। साहचर्यवादी थे हमारे जॉन लॉक, मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्राइड, और हमारे व्यवहारवादी थे जेबी वॉटसन। और हमारे जेबी वॉटसन का कहना था कि इन्होंने क्या किया था कि मानव व्यवहार को महत्व दिया था और नियंत्रित परिस्थितियों में भविष्यवाणी की थी। ठीक है, प्रकार्यवादी, संरचनावादी, साहचर्यवादी, मनोविश्लेषणवादी, व्यवहारवादी संप्रदाय, और उसके बाद में जो हमारे संप्रदाय रह गए वो हो गए हमारे। ठीक है, अब बात आई गैस्ट्रोलवाद की, तो गैस्ट्रोलवाद कौन कौन थे, व्लादिमीर कोलरकोफ का, इनका मतलब था समग्र रूप से देखना। ठीक है, और पूर्ण से अंश की ओर प्रेरित करना, यानी कि जो हमारी इकाई योजना बनती है वो कैसे बनती है, पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरा पाठ्यक्रम होता है,
पहले क्या होता है, पूरा पाठ्यक्रम होता है और फिर पूरे पाठ्यक्रम के बाद में क्या होता है, उसमें से एक-एक इकाई बना दी जाती है और एक-एक इकाई को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है? ये होती है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। किसके अंश की? पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पूर्ण चीज़ से छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में, ठीक है? मनोविज्ञान को अपन ने पढ़ लिया, मनोविज्ञान की शिक्षा के संबंध में अपन ने पढ़ लिया। मनोविज्ञान को शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? 1900 में। थॉर्नडाइक इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है? 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्वरूप प्राप्त हुआ था, ठीक है? सर्वोत्तम प्रकल्पना इसकी रूसो ने की थी और शिक्षा का इसके साथ जो संबंध है, परिभाषाएं हैं, वो सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़ ली हैं। अगर बात करें इसकी प्रकृति की तो देखिए शायद सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी नियम सिद्धांतों का प्रयोग करना व्यावहारिक है, सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, अध्ययन के प्रति निष्कर्ष होता है, नकारात्मक विज्ञान की अपेक्षा करता है, सकारात्मक की उपेक्षा करता है, शिक्षा का मनोविज्ञान अतीत एवं अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं क्या और क्यों से संबंध होता है, ऐसे काफ़ी हैं। तो आप उन पे एक बार, क्योंकि हम यह चीज़ वही पढ़ेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जहाँ हम हमारे क्वेश्चन उठता है एग्ज़ाम से, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा आपका और मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा।